ये बात जब की है जब हम लोग मलिरी टाउन में रहते थे। ये समझ लें कि हम लोग बचपन से वहीं रहते आए हैं। जाहिर है जब आप मोहल्ले में इतना अरसा टाइम गुजारते हैं तो तकरीबन सबसे जान पहचान हो ही जाती है। और मैं तो हूँ भी मिलने मिलाने वाला लड़का। तो बैठक होना, सबसे सलाम दुआ होना, ये तो रोज़ की बात थी मेरे लिए। हमारे घर के सामने एक मस्जिद थी, तो उस मस्जिद का जो ख्याल करते थे, जो उसकी रखवाली या देखभाल करते थे, वो एक बड़े मियाँ थे और उस मस्जिद के सदर थे। पूरी मस्जिद उनके अंडर में आती थी। उनका नाम किसी को नहीं पता था, पर सब उनको सदर साहब कहकर बुलाते थे। उनके बच्चे नहीं थे, तो वो एक कमरे में अपनी बीवी के साथ रहते थे। उनका जो कमरा था वो मस्जिद के मेन दरवाजे के पीछे था, यानी जब वो मस्जिद का दरवाज़ा खोलते थे तो उनको घूम कर सामने आना होता था। जो मस्जिद के सामने वाला दरवाज़ा था वो हमारे घर से भी नज़र आता था। अब क्योंकि ये मोहल्ले की मस्जिद थी तो सब मोहल्ले के लोग सदर साहब को जानते भी थे और वो रहते भी वहाँ बहुत टाइम से थे, तो काफ़ी पुराने हो गए थे उस मोहल्ले के। तो उनका हालचाल पता चलता रहता था। वो और उनकी बीवी बहुत नेक थे और बहुत मदद करने वाले लोग थे, हर एक के काम आना और हर एक को दुआ देना वगैरह। एक दिन खबर आई कि सदर साहब बीमार हो गए हैं। अब वो मस्जिद में भी नज़र नहीं आ रहे थे। जब 2-3 दिन गुजर गए तो मेरे अब्बा उनके घर गए उनकी तबीयत पूछने के लिए। उनको देखकर मेरे अब्बा परेशान हो गए। उनकी हालत तो बहुत बुरी थी और बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन्होंने मेरे अब्बा को हाथ के इशारे से पास बुलाया और अपने पास बिठाया। अब्बा ने उनकी खैरियत पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और दिल भारी सा लग रहा है। अब्बा ने पूछा कि आपको क्या हुआ था सदर साहब? तो उन्होंने बताया कि फ़जर की नमाज से पहले तकरीबन 4 बजे वो अपने घर से निकले मस्जिद जाने के लिए। तो वो मस्जिद के मेन गेट की तरफ जा रहे थे, जो हमारे घर के सामने था और वहाँ से नज़र भी आता था विंडो से। मगर वो अपने घर से अभी थोड़े ही कदम आगे बढ़े थे कि उनको सामने से एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। वो वाइट कपड़े पहना हुआ था और दूर से चमक रहा था। वो उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए कि इस टाइम वो बच्चा अकेले कैसे बाहर फिर रहा है। गली में भी अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी उस गली में, और उस मोहल्ले की दुकानें वगैरह सब बंद थी और आसपास के लोग भी सब सो रहे थे। बिल्कुल सन्नाटा था। अब अजीब बात यह हुई कि जैसे जैसे वो बच्चा उनके करीब आ रहा था, उसकी हाइट भी उतनी ही लंबी होती जा रही थी। जब वो उनके पास तक आने लगा तो उसकी हाइट इतनी लंबी हो गई थी जितनी कि एक 2 मंजिला बिल्डिंग की होती है, यानी कि 15 से 20 फीट। यह हाइट किसी नॉर्मल इंसान की तो नहीं हो सकती। जब सदर साहब ने यह देखा तो वो वहीं बेहोश हो गए और फिर कुछ याद ना रहा। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर के बिस्तर पर पाया। उनको कुछ गली के लोग घर लेकर आ गए थे और वो लोग परेशान दिख रहे थे इस सवाल के साथ कि आखिर सदर साहब को हुआ क्या है। सब लोग उनके होश में आते ही देखकर उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ था सदर साहब, आप बताएं, आप क्यों बेहोश हो गए थे? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने खांसते हुए दोबारा आंखें बंद कर लीं और सो गए। जब सुबह उठे तो उन्होंने अपनी बीवी को ये बात बताई। वो परेशान हो गई सुनकर और कहा, ये तो बहुत अजीब सी बात है, आखिर वो शख्स या चीज़ क्या थी? वो भी सोचने लगी। फिर उन्होंने मस्जिद में से इमाम साहब को बुलाया और दम वगैरह करवाया सदर साहब पर। जब अब्बा ने ये बात सुनी तो वो भी बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। जिस चीज़ को उन्होंने देखा था वो क्या मखलूक थी। जितना वो समझना चाह रहे थे उतना ही समझ से बाहर जा रहा था उनकी। अब्बा ने फिर इजाज़त ली सदर साहब से और घर आ गए। फिर अब्बा ने शाम के खाने पर हम सबको खाना खाते हुए ये बातें बताईं। हम सब भी ये सुनकर हैरान रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। मैं पूरे दिन यही सोचता रहा, ये क्या हुआ, क्या है ये चीज़। मेरी तो पूरी ज़िंदगी इस मोहल्ले में गुजर चुकी थी और मैंने तो कभी ऐसी कोई चीज़ देखी भी नहीं थी और ना ही मेरे किसी जानने वाले ने देखी थी। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप ये समझ लें कि पूरे मोहल्ले को ये बात पता चल चुकी थी और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। उन्होंने आखिरकार
क्या चीज़ देखी थी सदर साहब ने जिससे उनका ये हाल हो गया था और वो बीमार हो गए थे, जबकि वो एक मस्जिद के सदर थे और 5 वक्त के नमाजी भी थे। मेरे अब्बा तकरीबन रोज़ उनकी खैरियत पूछने जाते थे, मगर उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं हो पा रही थी और ना ही वो ठीक से कुछ खा पी रहे थे। वो बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए थे। कभी हाथ का इशारा करके कहते कि देखो वहाँ दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, तो कभी डर कर आंखें बाहर निकाल कर इधर उधर देखने लगते। कभी हंसने लगते, कभी हाथ पकड़ कर कहते देखो वो सुन लेगा, वो यहीं है मेरे आसपास, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। देखो वो हंस रहा है, वो इसी कमरे में है। और जब उनसे अब्बा पूछते वो कहाँ है, तो अब्बा को वो मुंह पर उंगली रख कर खामोश रहने का कहते। अब्बा ये सब हरकतें देखकर खुद भी डर जाते और हमें घर आकर बताते और दुआ करते कि या अल्लाह सदर साहब को सेहत दे, आमीन। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको हुआ क्या था। अब तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए थे इस बात को। तो मेरे अब्बा उनके घर गए तो देखा बहुत लोग उनके घर के बाहर जमा थे। अब्बा ने पूछा कि क्या हुआ, तो पता चला सदर साहब का इंतकाल हो गया है। अब्बा को यकीन नहीं आया कि अचानक ये कैसे फौत हो गए सदर साहब। खैर फिर उनकी तदफीन की तैयारी की और फिर उनको कब्रिस्तान ले गए। सब बहुत उदास थे और काफ़ी लोग रो भी रहे थे। मैं भी बहुत उदास था और सोच रहा था कि इतने नेक बंदे इतनी जल्दी चले गए। इस वाक़े को इतना साल गुजर गए मगर मेरे दिमाग से ये बात कभी नहीं हटी। ऐसा लगता है ये कुछ दिन पहले ही हुआ हो, मगर आज तक समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा था और वो फिर इतने बीमार होकर फौत हो गए। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं और ना ही पता है ये हुआ क्यों था। बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सदर साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में रहता हूँ और मेरा नाम काशिफ़ है। मेरा पड़ोसी जो कि बहुत सालों से यहाँ रहता है, उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था थोड़े दिनों पहले। उसका नाम तो मुझे नहीं पता मगर उसका निक नेम गोपी है। गोपी किशन फिल्म में जिसमें सुनील शेट्टी ने डबल रोल किया था, जिसमें उसके नाम पर यह निक नेम गोपी रखा गया था। गोपी कॉमेडियन था और किशन का कैरेक्टर एक्शन था। उसका नाम गोपी क्यों है, अब ये एक लंबी कहानी है। ये समझ लें उसके बोलने का तरीका और उसकी हरकतें गोपी से मिलती थीं, तो यह नाम उस पर सूट कर गया था। उसने बताया उसको रात के वक्त किसी के चलने की और दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ें आती थीं और जब वहाँ जाकर देखता तो कोई नहीं होता था। ये उसने बताया कि जब से उस घर में शिफ्ट हुए हैं, जब से ऐसा हो रहा है। गोपी को शुरू में लगा कि शायद सब कुछ उसका वहम है, लेकिन जब घर वालों की कॉल्स आना शुरू हुई कि घर के किचन में तुम थे या फलाना कमरे में तुम काम कर रहे थे, तो गोपी को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। रात का वक्त था। गोपी अपने रूम में लेटकर किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे बाहर सहन की गली में कोई चल रहा है। जब गोपी ने पूछा कौन है, तो आवाज़ आना बंद हो गई। अक्सर ऐसा भी होता था कि घर की बैल बजती थी और जब गोपी बाहर जाकर देखता था तो वहाँ कोई नहीं होता था, और ऐसा हमेशा मगरिब के बाद ही होता था। दिन के टाइम सब नॉर्मल रहता था। एक रात गोपी सो रहा था, उसको किसी की आवाज़ की सरगोशी सुनाई दी। वो रूम में उठकर बैठ गया बेड पर और आंखें मलता हुआ ये सोचने लगा कि शायद अम्मी ने आवाज़ दी है। जब वो आवाज़ दोबारा आई तो उसने उठकर बाहर देखा तो सब सो रहे थे। वो आवाज़ फिर से सीढ़ियों की तरफ से आई जो ऊपर छत की तरफ जा रही थी। गोपी अभी तक अपने नए घर की छत पर नहीं गया था। उसने आवाज़ को फॉलो करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। वो घर डबल स्टोरी पर बना हुआ था और उसके बाद ऊपर छत थी। गोपी आवाज़ को सुनता हुआ ऊपर जा रहा था। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा घर के, तो वहाँ कोई नहीं रहता था। वो पोर्शन बंद रहता था और वहाँ उसको किसी की रोने की आवाज़ अचानक आने लगी। गोपी ने इधर उधर देखा लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आया। उसके हाथ में उसके मोबाइल की टॉर्च थी जिसकी मदद से वो सीढ़ियों पर चढ़ पा रहा था।
वो रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए गोपी को चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। बस जहाँ वो मोबाइल करता वहाँ रोशनी चली जाती, या इधर उधर देखता चारों तरफ, तब भी उसको इतना कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार वही आवाज़ फिर से आई, गोपी। गोपी ऊपर उस आवाज़ को फॉलो करता हुआ छत पर आ गया। वहाँ कुंडी लगी हुई थी। गोपी अब तक ये समझ रहा था कि यह आवाज़ उसकी अम्मी दे रही थी उसको, क्योंकि वो आवाज़ उसकी अम्मी से ही मिल रही थी। जब ही वो उस आवाज़ का पीछा करते करते उस छत तक आ गया था। गोपी ने जब कुंडी देखी तो उसको खोलने लगा कि शायद उसकी अम्मी को छत पर किसी ने बंद कर दिया है। जैसे ही गोपी ने कुंडी खोली, छत के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, दूसरी तरफ मुंह करके, और वो आवाज़ दोबारा आई, गोपी मेरे पास आओ। गोपी समझा उसकी अम्मी खड़ी हैं। वो मोबाइल की टॉर्च सामने करता हुआ उस औरत के पास गया, और जैसे ही उसने औरत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मी आप ठीक हैं, वो औरत पीछे मुड़ी और गोपी को घूरने लगी। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। गोपी डर के मारे पीछे होते हुए नीचे गिर गया, और उसका मोबाइल भी। वो वापस उठने लगा जल्दी से ताकि वो नीचे भाग सके, और वो औरत वहीं खड़े होकर भयानक चेहरे के साथ हंसते हुए गोपी से कह रही थी, ये घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। गोपी ने पीछे पलट कर नहीं देखा और मोबाइल की रोशनी के साथ भागता हुआ नीचे आ गया और अपने रूम का डोर बंद कर लिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। सुबह जब उसने अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा, बेटा तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। गोपी की बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो कहानी वो बता रहा था ऐसा तो फिल्मों में होता है, रियल में कहाँ। खैर, फिर एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा था और मोबाइल यूज़ कर रहा था तो उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसको उसकी कमर पर कुछ भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई वज़नी चीज़ उसके ऊपर रख दी गई हो। जब उसने आंख खोलकर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही खौफनाक और भयानक शक्ल की वही चीज़ जो छत पर नज़र आई थी उसकी आंखों के सामने थी। वो चीज़ उल्टी लटकी हुई थी छत से, स्पाइडरमैन की तरह, और उसे घूरे जा रही थी। उसने बताया कि उसकी आंखों से शोले जैसे निकल रहे थे और लाल रंग की शक्ल थी, बहुत खौफनाक। उसका जो फेस था वो एक बकरे जैसा कह सकते हैं, और वो एक खौफनाक हंसी हंस रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। गोपी ने आंखें बंद कर ली और कुरानी आयतें पढ़ने लगा। उसके बाद वो बिस्तर से उठकर बैठ गया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो उठा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद जो दिल में भारीपन था वो कम हो गया था। उसने सब कमरे चेक किए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर उसने जाकर पानी पिया दम करके और फिर बिस्तर पर लेट गया। कोई भी छोटी सी आवाज़ आती थी तो वो डर के उठ कर बैठ जाता था। फिर पता नहीं उसकी आँख कब लग गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया उनको भी रात में अजीब आवाज़ें आती हैं और चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने इससे पहले इस बात का जिक्र नहीं किया था। अगले दिन हमने कारी साहब को बुलवाया और पूरे घर पर दम करवाया और पानी का छिड़काव भी किया। उसके बाद से मेरे पास वो चीज़ कभी सामने नहीं आई, मगर हाँ, आवाज़ें कभी कभी अभी भी आती हैं, मगर पहले से कम हो गई हैं। मैंने यहाँ मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस घर में बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है और जो लोग यहाँ पहले रहते थे उन्होंने भी ऐसे वाक़यात होते हुए बताए हैं। लिहाजा अगर आप कोई नई जगह पर जाएं और ख़ास करके अगर रेंट का घर हो तो एक दो रात वहाँ रुक कर देखें। अगर वो घर सही लगे तो उसके बाद रेंट पर लें या ख़रीद लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ कौन सा साया हमारा इंतज़ार कर रहा हो। और इस बात का हमें स्टेट एजेंसी वाला भी घर दिखाते हुए या दिलाते हुए कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है और घर में इंसानों के अलावा और कौन रहता है इस बात का तो उसको भी पता नहीं होता, और अगर पता होता भी है तो वो आपको नहीं बताता, बस घर को रेंट पर देने से मतलब रखता है।